साथियों, अभी अभी लोकसभा 2024 के लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ और 2024 के चुनाव के पहले इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का जो मुद्दा था वो बड़े पैमाने पर चला था और पूरे देश भर में यह कार्यक्रम चला था। उसके वजह से ईवीएम के विरोध में बड़ा आंदोलन तैयार हुआ था। वो बड़ा आंदोलन के लिए जो लोग थे वो उन लोगों में से हमारे साथ में मान्यवर जी है, जिनसे हम मुलाकात करने आए हैं कि जो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का जो मुद्दा था वह मुद्दा चुनाव के बाद में शांत हुआ है कि इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का मुद्दा फिर से बड़े पैमाने पर चलने वाला है। तो सबसे पहले सर आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट आकाश मून, मैं इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ। तो सर, जो आप समन्वयक है तो मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे कि जो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का जो मुद्दा था वह मुद्दा अभी चुनाव के बाद में शांत हुआ है कि इसके आगे आप कुछ और करने वाले हैं? नहीं, मुद्दा शांत नहीं हुआ है, लेकिन एक जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जिन लोगों के साथ इस आंदोलन को बड़ा किया था और जो कुछ नेतागण हमारे साथ थे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के भी नेतागण जो है वो सारे थे, अब उनके साथ हमें चर्चा करने की जो है जरूरत ऐसे लग रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों को ये पता था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट लाई जाती है ईवीएम को हैक करके और मेजॉरिटी में गवर्नमेंट लाई जाती है स्टेट्स में या सेंटर में, वो नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से हमने ईवीएम का मुद्दा हमने जो है उसको आंदोलन के रूप में रखा कि जिस वजह से बहुत बड़े पैमाने पे पूरे देश में जो है एक आंदोलन खड़ा हुआ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, इन जैसे जो बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेतागण या शरद पवार जी हो, ये जो सारे लोग हैं, ये इनिशियली ईवीएम के बारे में बोलने से कतरा रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन हमने इतना बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन हमने तार्किक किया। आंदोलन में एक हमारा एक जो हमने एक लॉजिक दिया था इस सारे मुद्दे के संबंध में, उस लॉजिक को एक्सेप्ट किया गया, उस तर्क को एक्सेप्ट किया गया और फिर वो आंदोलन बड़ा हुआ। और जब वो आंदोलन बड़ा हुआ, यानी भारत की सबसे पहली जो हमने राष्ट्रीय जन परिषद ली ईवीएम के विरुद्ध में, वो नागपुर में ही हुई। और उस परिषद के बाद एक तरीके से पूरे देश भर में एक बड़ा जन जागरण हुआ और ईवीएम के बारे में सारे अग्रणी नेताओं ने बोलना शुरू किया। लेकिन अभी कुछ दिनों से, क्योंकि जबकि बहुत जगह ये देखा जा चुका है, इवन नागपुर सिटी में, जो नागपुर सिटी का जो लोकसभा इलेक्शन था, जब काउंटिंग हो रही थी काउंटिंग बूथ पे, तो आपको सरप्राइज होगा कि सारे जितने भी उम्मीदवार थे उनके नंबर जो है वो अनाउंस किए जा रहे थे, लेकिन गडकरी साहब के नंबर्स अनाउंस नहीं किए जा रहे थे। तो हमें उस टाइम भी काफी शंका उपस्थित हुई। वही नहीं, यूपी के भी ऐसे बहुत सारे सांसद पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने भी इंटरव्यू देके कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे ईवीएम का हेरफेर हुआ है, ईवीएम से वोटों की चोरी हुई है। और राहुल गांधी जो कल तक कह रहे थे कि 150, जो हमारा भी आकलन था कि 150 या 160 के भीतर बीजेपी समेट जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास जनमत है नहीं और मशीन की वजह से बीजेपी 2 बार सत्ता में जो है मेजोरिटी में आई है, ये राहुल गांधी को भी पता था। लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम के मुद्दे पर इलेक्शन हो जाने के बाद जैसे ही बीजेपी की मेजोरिटी जो है वो खत्म हुई और एक अलायंस का गवर्नमेंट आया है एनडीए का, तो उसके बाद मैं देख रहा हूं कि जो ईवीएम का जो विरोध है और जिनकी प्रथम जिम्मेवारी है उस विरोध करने की, विरोध को बड़ा करने की, वो लोग एक तरीके से चुप है और कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सर, आपको रोकना चाहूंगा। अभी जो ईवीएम के विरोध में जितने भी बड़े आंदोलन थे वो एकाएक शांत होते दिख रहे हैं और जो अभी चुनाव हुआ 2024 का, अगर देखा जाए तो अगर ईवीएम हैकिंग होती तो बीजेपी फुल मेजोरिटी में आती, वो अलायंस वाले में क्यों आती? ये महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, सबसे देखिए, लोगों का जब लोगों का आंदोलन बड़ा होता है तब कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उनकी जो बदमाशियां है वो कम होती है। इन्होंने सारा सिस्टम अपने साइड से किया है, जुडिशरी इनके साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साइड से, चुनाव आयोग इनका गुलाम बन बैठा है। ऐसे परिस्थिति में भी जब लोगों का जन आक्रोश हुआ, जैसे महाराष्ट्र की मैं बात कर दूं तो महाराष्ट्र में जैसे रामटेक लोकसभा की सीट थी, वहां कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को बिठाया गया था, उन्होंने
उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ईवीएम में किसी भी तरीके की हैकिंग ना हो रही हो। उसी तरीके से जैसे शरद पवार गढ़ के जो कुछ 4 जो मुख्य जो संसदीय क्षेत्र थे जहां से उनके उम्मीदवार लड़ रहे थे, उन्होंने भी करोड़ों रुपए खर्चा करके एक सिस्टम खड़ा किया था जिससे ईवीएम हैक ना हो। इसके अलावा यूपी में भी ये प्रयोग हुआ। तो बहुत सारी जगह, कुछ जगह ऐसी भी थी, जैसे उद्धव सेना का जो उनका जो गठ है, उन्होंने भी मुंबई में बहुत जगह मैकेनिज्म ऐसा डेवलप किया। लोगों को पूरे पोलिंग बूथ में लोग इतने ज्यादा आक्रोशित और इतने ज्यादा आंदोलित थे कि बहुत सारी जगह पे कलेक्टर्स अपना पावर यूज करके बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा पाए। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली नहीं हुई? इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बहुत बड़ी धांधली हुई, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई कि मेजोरिटी में सरकार है। धांधली तो हर जगह हुई है, हर जगह वोटों का हेरफेर हुआ है। हमें जो कांग्रेस के जो इंटरनल सोर्सेज हैं और एनसीपी के जो इंटरनल सोर्सेज हैं, उनसे ये पता चला है कि करीबन 70 से 80 सीट जो थी, उस पे जो क्लोज मार्जिन की सीटें थी, उस पे बीजेपी ने वो मार्जिन कवर करके अपने उम्मीदवार को जितवाया। सर, आपको रोकना चाहूंगा कि अगर आपको अगर इंटरनल कांग्रेस की ओर से ये बात पता चली है, तो कांग्रेस के लोग इसके ऊपर बड़ा आंदोलन क्यों नहीं ले रहे? कांग्रेस के लोग इसके ऊपर बड़ा आंदोलन ना लेने की मुझे जो वजह दिखती है, ये दिखती है कि कांग्रेस में जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था या जो राष्ट्र के प्रति प्रेम का और समर्पण का जो मुद्दा था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं मुझे कम होते हुए दिख रहा है। दूसरी महत्व की बात कि इनके जो कैंडिडेट्स है या जो उम्मीदवार है या जो नेतागण है जो इलेक्शन में इस 2024 लोकसभा के इलेक्शन में थे, वो सेल्फ सेंटर्ड मुझे ज्यादा दिखे। वो देश के लिए लड़ रहे थे ऐसा उन्होंने दिखाया। आप देखिए ना, अभी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया कि जिससे हमें ये लगे कि इनकी देशभक्ति पूरी दुनिया से बड़ी है या पूरे देश के अन्य लोगों से या पक्षों से बड़ी है? ऐसा कुछ भी इन्होंने किया नहीं। उलट मैं देख रहा हूं कि ये लोग भी जो है, इनको सिर्फ इनकी सीटें जितानी है। इनका राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ सत्ता के आजू बाजू घूमता है। सत्ता अगर इनके पास नहीं हो तो इनका राष्ट्रवाद जो है खोखला साबित होता है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ये बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग इस चुनाव में साथ में मिले हुए थे? साथ में मिले हुए थे, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ निश्चित तौर पे कि कांग्रेस जो इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पक्ष रह चुका है और आज सबसे बड़े विपक्ष के रूप में उभरा है, उनकी पहली जिम्मेवारी ये है कि उन्होंने ईवीएम के संदर्भ में एक बड़ा आंदोलन छेड़ना और उसके साथ पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल सबमिट करके इमीडिएट इफेक्ट के साथ, क्योंकि अभी वो मेजोरिटी में नहीं है, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, अगर आप देखेंगे नंबर्स में बताता हूँ, आंध्रा में जो वोटों की धांधली हुई है, आपको अगर पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे 4 फेज होने के बाद जो वोटिंग काउंट्स था उस दिन का 17C फॉर्म में जो लिखा जाता है, उस वोटिंग काउंट से ऑलमोस्ट 4% वोट्स जो है, यानी 1,87,00,000 के करीब जो है वोट्स, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 2700, 2800, 2900, 3000, 4500, यहाँ तक हर पोलिंग बूथ पे इतने वोट्स उन्होंने जो है ऐड ऑन किए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी हुई, हमारे भी पिटीशन वहां लगी हुई है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की। उसके अलावा भी ऐसा हुआ है कि कुछ जैसे स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे जगन रेड्डी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाला है कि आप जो है सबका मिलान करवाएं, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है ईवीएम से चुनाव बदला गया है। सबसे ज्यादा 4.5% वोटिंग अगर कहीं मैनिपुलेट और एड ऑन हुआ है तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। 2.5% वोटिंग एड ऑन जो हुआ है, ज्यादा हुआ है, वो महाराष्ट्र में हुआ है। 3.25% यूपी में हुआ है। बंगाल में 2% के करीब हुआ है। तो ये वोट आया कहां से? और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा डालकर ये बोला कि ये जो हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टेटमेंट को जो है एक्सेप्ट किया। अब मुझे बताइए, भारतीय किसी भी लोकतंत्र में जो न्याय व्यवस्था होती है
या जो संसद होती है या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। अब ये 3 मुख्य स्तंभ अगर एक पर्टिकुलर पार्टी के हितों के लिए अगर काम करे और देश के विरोध में काम करे, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता क्या करेंगे? हमको तो कल मरना पड़ेगा, तो हमको भी गोली मार देंगे। इनकी यहाँ तक हिम्मत जा सकती है। सर लास्ट मोमेंट पे आते हैं कि अभी इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का जो आप मूवमेंट चला रहे थे, जो लोगों तक बात पहुंचा रहे थे, अभी आगे का स्टैंड क्या होगा आपका? आने वाले दिनों में निश्चित ही 3-4 दिनों में इस बारे में हम लोग पब्लिक मीटिंग लेकर एक फैसला लेने वाले हैं। और इस बार हम विधानसभा इलेक्शन के मद्देनजर और उसी के साथ सिर्फ एक पार्टी के विरोध में नहीं, तो अगर जो खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली पार्टियां हैं, अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो हम उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे। और इस बार हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमने वैसे सोचा है कि हम घेराव करें इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का मुंबई में जाके। इस तरीके का हमारा प्रस्ताव शुरू है। हम कुछ अच्छे नेताओं से भी, कांग्रेस के भी कुछ अच्छे नेता है, बाकी पक्षों के भी कुछ अच्छे नेता है, उनसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नेताओं से अपेक्षा नहीं है। तो सर लास्ट में आप हमारे जो दर्शक है या फिर जहां तक आप बहुत बात पहुंचाना चाहते हैं सामान्य लोगों तक, उन लोगों को, आपने तो कहा कि नेताओं पर हमें भरोसा नहीं है, लोगों पे भरोसा है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारी जान हथेली पर लेकर इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का आंदोलन, हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं ईवीएम के बारे में, तो हम उस हर तरीके का आंदोलन जो है हम लड़ रहे हैं और हम उस आंदोलन में फेल नहीं हुए। आप देख रहे हैं रिजल्ट कि आज जो है मोदी, उसको इतना बड़ा राक्षस समान, इतना बड़ा जो एक ताकत थी, उसको हम कहीं ना कहीं उसको कम करने में सफल हुए हैं। तो मेरी लोगों से यही इल्तिजा है कि ये लोगों का आंदोलन है। सबसे बड़ी और सबसे गंभीर कर देने वाली बात यह है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस आंदोलन में जिस तरीके से हमने परसीव किया था या सोचा था, उस तरीके से नहीं है। तो लोगों से इल्ता है कि देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस दिन ईवीएम गई, इस देश के 80% जो है प्रॉब्लम्स और चोरियां जो है अनेक तरीके की जो देश में होती है, जो नेताओं के माध्यम से जो बड़े बड़े स्कैम है, वो भी रुक जाएंगे। और मैं आपको ये बता देता हूं कि लोकतंत्र, संविधान आज भी खतरे में है, उतना ही खतरे में है। और जब तक ईवीएम जाती नहीं, वो खतरे में ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। और मैं जो सेल्फ सेंटर्ड नेतागण है, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपका सेल्फ सेंटर्डनेस छोड़े, खुद के बारे में बहुत ज्यादा विचार करना छोड़े, थोड़ा देश के बारे में सोचे। अगर आप अच्छे हो और आपका अगर कर्तृत्व अगर अच्छा है, तो आपको लोग चुन के देंगे। सिर्फ मशीन है तभी मैं चुन के आऊंगा, ये भावना ना रखें और हमें ईवीएम हटाने के लिए मदद करें। तो साथियों, आज हम माननीय आकाश मूल साहब के पास में आए थे, जो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चला रहे हैं और आने वाले समय में भी बड़ा आंदोलन चलाएंगे। और उनका जो कहना था, आप जन जन तक पहुंचाए, और जो कह रहे हैं कि सभी नेता बिके हुए हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है। तो हमारा अधिकार हमें ही बचाना होगा, हमारा संविधान हमें ही बचाना होगा। संविधान कल भी खतरे में था, आज भी खतरे में है। जो सत्ता में चुनकर आए हैं, वो ईवीएम मशीन से ही चुनकर आए हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।